गुड आफ्टरनून। हम लोग वापस आ गए हैं अपनी जर्नी पर 75 इयर्स की वर्षगांठ पर। इस अमृत काल में फिर अपनी 75 जजमेंट्स लेकर लैंडिंग जजमेंट्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने अब तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो किए हैं उनमें एवरीडे 5 और 6 जजमेंट लेकर हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस में ये बताया कि कैसे इंटरप्रिटेशन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को डेवलप करती है, और कैसे हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने क्या विजन लिया था और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था और वो किस तरह से अपनी वर्किंग में हुआ है और किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स लेजिस्लेटिव पावर्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेटरी पावर के बीच में आए हैं और किस ढंग से जजमेंट्स हैव लेड टू क्रिएटिंग ऑफ स्टैट्यूट्स एंड टू द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लेकर आए हैं वेरी स्पेशल एपिसोड अपनी इस जर्नी में। वो हमारा एपिसोड है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ जुडिशरी के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, बल्कि जो आईएएस लॉ जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और हम आपको ये बताएंगे कि आर्टिकल 21 बेसिकली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से इतनी वाइडन कर दिया गया, उसका स्कोप इतना बड़ा हो गया है कि अगर हम सिर्फ आर्टिकल 21 ही रख लें और बाकी सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं भी हो पार्ट 3 में, तो आर्टिकल 21 विल कवर ऑल दी फंडामेंटल राइट्स। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एस्पेक्ट था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस तरह का प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो वर्ड यूज किया हुआ है आर्टिकल 21 में, उस तरह से हम उसके स्कोप को देखते आए हैं कि वो इतना वाइडन हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि इंटरप्रिटेशन से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आर्टिकल 21 इंक्लूड्स नॉट मेयर लाइफ, ह्यूमन लाइफ or personal liberty that is relating to personal restraints, arrest and detention, but it includes so many things. It includes right to live life with dignity. हमने कल डिस्कस किया था अपने पहले लेक्चर में कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड होता है कि नहीं। उसके लिए हमने स्पेशल जजमेंट्स की पूरी सीरीज देखी थी। हमने ये पाया था कि हम शुरू में जो अप्रोच थी वो ये थी कि राइट टू डाई राइट टू लाइफ का पार्ट है, यानी कि जो सेक्शन 309 आईपीसी है जिसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस, दैट वाज टू स्टक डाउन टू गिव राइट टू डाई इंक्लूडिंग इन दी फ्रेजेज ऑफ राइट टू लाइफ। बट ज्ञान कौर केस जब हमने देखा तब हमने देखा कि the Honorable Supreme Court declared that no right to life does not include right to die। and उसके बाद जब अरुणा का केस आया जिसमें वो वेजिटेबल स्टेज में थी और टर्मिनल स्टेज थी ऑलमोस्ट उसकी, उस वक्त ये माना गया कि हम राइट टू डाई यानी इथुनसिया राइट टू लाइफ के अंदर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि थियरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज जो बच्चन सिंह केस में सेक्शन 300 आईपीसी को इंटरप्रेट करते हुए दी गई थी, वो राइट टू डाई को डिसाइड करते हुए यानी इथुनसिया वाले राइट को डिसाइड करते हुए भी डेवलप की गई और एनहांस की गई और उसको डिक्लेयर किया गया कि हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में राइट टू डाई को भी राइट टू लाइफ का पार्ट मान सकते हैं। अब हम आर्टिकल 21 में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी को किस ढंग से इंटरप्रिटेशन ने एक वाइड रेंज ऑफ राइट के साथ जोड़ा है। तो आज का दिन ये आर्टिकल 21 को ही हम समर्पित कर रहे हैं। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी को इंटरप्रेट करते हुए इतनी सारी जजमेंट्स हैं कि आज हम शुरू करेंगे कुछ जजमेंट से एंड इट विल फॉलो विद द फॉलोइंग लेक्चर ऑल्सो। तो हम शुरू करते हैं उन जजमेंट्स को
लैंडमार्क जजमेंट्स को यहां से हम शुरू करेंगे। आप ये देखिए, ये लिस्ट है जो हम शुरुआत के लिए आज के लिए लाए हैं। हालांकि दिस विल लिस्ट विल इंक्लूड other number of judgments also. We will discuss it, will continue this lecture in the following lecture also. आज हम ये जो judgments हैं इनको हम आपको बताएंगे कि पर्सनल लिबर्टी लाइफ जो कि प्रोटेक्ट की गई है आर्टिकल 21 से, उसके हम एक एक वर्ड को पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम जजमेंट्स पर जाएंगे। सी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 में शुरू किया है नो पर्सन। नो पर्सन, दिस वर्ड पर्सन इंक्लूड्स बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। यानी कि ये वाला जो राइट है वो सिटीजन्स के लिए तो है ही, नॉन सिटीजन्स के लिए भी है। एनी पर्सन has this right. So this is already widened as per the words and phrases used within this article. No person shall be deprived. Shall be deprived. इस वर्ड से आपको पता चल रहा है shall be का मतलब है मैंडेटरी, मतलब हम डिस्क्रिशन यूज करके भी इस राइट को ये नहीं कह सकते कि कोई डिस्क्रिशन है हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इट इज शैल बी। शैल बी की इंटरप्रिटेशन लॉ ऑफ एविडेंस के हिसाब से होता है मैंडेटरी। जो भी इसे पढ़ेगा, जो भी उसे एग्जीक्यूट करेगा, जो भी इन्फोर्स करेगा, उसे करना होगा। शैल बी डिप्राइव्ड मीन्स उसे आप इन राइट से डिप्राइव नहीं कर सकते हो। ये नहीं कह सकते हो तुम्हारे पास नहीं है। डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट? लाइफ नंबर 1 एंड पर्सनल लिबर्टी नंबर 2। अब हम यहां पर आपको ले जाते हैं आईपीसी में। अभी हम इसको आर्टिकल 21 को इतना ही पढ़ते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब हम जाते हैं आईपीसी पर। आईपीसी मतलब सेक्शन 300 आईपीसी। दिस इज रिलेटिंग टू मर्डर। और सेक्शन 302 IPC that is relating to punishment for murder. See, punishment for murder is LI or capital punishment, death, death, hang till death, यानी कैपिटल पनिशमेंट। ओके, अब एक तरफ है आर्टिकल 21 जिसने लिखा है फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ। अगर कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ हो जाएगा, हैंग टिल डेथ, हिज लाइफ शुड बी फिनिश्ड। अगर वो एलआई मिलती है, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलती है, तो ही इज डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और लाइफ। तो क्या ये दोनों के दोनों प्रोविजंस, एक तरफ स्टैट्यूट है, एक तरफ हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट है, आर्टिकल है, क्या ये इनकंसिस्टेंट है? अगर इनकंसिस्टेंट थे तो आर्टिकल 13 में अब तक ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाते, ये वाला प्रोविजन, और इट कुड हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द बुक ऑफ क्राइम, बट नो। अब हम आर्टिकल 21 की आगे की ब्यूटी देखते हैं। व्हाट आर्टिकल 21 सेज? आफ्टर दिस नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ life or personal liberty except, so this article has created exception, except procedure in accordance with procedure established by law, established by law। एक एक वर्ड आर्टिकल 21 का बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने इस वाले आर्टिकल को बहुत ही बड़े विजन के साथ और बहुत ही सुंदर शब्दों में डाला है। आफ्टर गोइंग थ्रू
so many constitutions of the world. एक्सेप्ट का मतलब है एक्सेप्शन टू दिस. एक्सेप्शन क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. 300 अगर मर्डर का केस है तो आईपीसी एक लॉ है जिसमें ये इंक्लूडेड है, एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. और अगर ट्रायल होता है और लहलाई दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ, तो सीआरपीसी एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है जिसमें ट्रायल का प्रोसीजर है कि अगर मर्डर के केस में किसी का एलिगेशन है तो किस प्रोसीजर से ट्रायल किया जाएगा, और अगर वो कन्विक्ट होता है तब उसे पनिशमेंट मिलेगी, एलआई और कैपिटल पनिशमेंट. मतलब कि 300 आईपीसी और आर्टिकल 21 एक दूसरे के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, बल्कि जो स्टैट्यूट है आईपीसी, जो लेजिस्लेशन है वो कंसिस्टेंट विद दी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है आर्टिकल 21. यानी कि कोई बंदा अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय. तो हम यह देखते हैं कि इस इंटरप्रिटेशन से आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को स्टैट्यूट्स की लाइट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच से कैसे समझ रहे हैं. अब आप ये देखिए कि हम इन जजमेंट्स में चेक करेंगे. ये जो जजमेंट की लिस्ट आजकल आज जो हमने जजमेंट ली है उसमें आर्टिकल 21 की क्या इंटरप्रिटेशन रही, क्या अप्रोच थी, वेदर इट वाज नैरो और वाइड. हम यह देखते हैं ए के गोपालन केस. हमने सबसे पहले लिस्ट में ए के गोपालन केस है और इसका ईयर आप देख रहे हैं 1950. ये रिपोर्टेड है एआईआर में पेज 27 पर. ये जो ए के गोपालन केस है 1950, जस्ट ऑन द ईयर ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यहां पर जो अप्रोच थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो अप्रोच थी लाइफ कैन बी इंटरप्रेटेड एज animal life relating to limbs, protection of body and human existence. Personal liberty means freedom from arrest, detention, unwarranted and unchannelized captivity of the person, of the individual. Means life that relates to human body, that relates to limbs, that relates to the other part of the body, individual physical existence, animal existence. Liberty means freedom from arbitrary laws of detention, arrest and other captivity. So this was the approach in the first year of Honorable Supreme Court's interpretation in A.K. Gopalan's case. Then we move towards Khadak Singh's case. अब जब हम खड़क सिंह के केस पर आते हैं, खड़क सिंह केस वॉज ऑफ 1964. इस केस में यूपी पुलिस रेगुलेशंस क्वेश्चन किए गए थे. खड़क सिंह was charged for dacoity. He was acquitted for the want of evidence. What police did? पुलिस ने इसकी हिस्ट्री शीट बनाई. हिस्ट्री शीट का मतलब समझते हैं? 10 नंबरी वर्ड सुना है आपने.
अगर किसी के ऊपर बहुत सारे हीनियस क्राइम होते हैं या ज़्यादा क्राइम बहुत हैबिचुअल होता है तो उसको उसका नाम रजिस्टर नंबर 10 में पुलिस रजिस्टर कर लेती है। रजिस्टर नंबर 10 ऑफ द पुलिस इज सच दैट रिकॉर्ड्स ऑफ हैबिचुअल क्रिमिनल्स, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा केस है या बहुत सीरियस केस है, और उनके लिए रूल है कि दे हैव टू गिव देयर रेगुलर अटेंडेंस and they can have some certain restrictions in certain times. तो उन लोगों को कहते हैं 10 नंबरी, मीन्स हिस्ट्री शीटर्स। तो इसकी हिस्ट्री शीट बनाई नंबर 1, इसको डोमेस्टिक सर्विलेंस में रखा, इसकी सारी मूवमेंट्स को, विजिट्स को मॉनिटर किया जाता था, इसे हर एक एक्ट करने से पहले अपने आप को इन्फॉर्म करना था पुलिस को, और इसकी सारी मूवमेंट्स पर अलग अलग तरह की रेगुलेशंस की रिस्ट्रेंट्स थी। पर्टिकुलरली डोमेस्टिक सर्विलेंस को ही चैलेंज इन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल। The stand of the government was that though he was not convicted for dacoity, but he was such a serious offender, इतना कुख्यात बदमाश है कि उसका सर्विलेंस जरूरी है फॉर द पब्लिक ऑर्डर, फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ जनरल पब्लिक। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हेल्ड किया कि डोमेस्टिक सर्विलेंस एक इन्वेजन है उसके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, right? Other articles were also invoked, article 14, article 19, article 20 also, 22 also, but article 21 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्कोप था जो ए.के. गोपालन में था ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड रिस्ट्रेनमेंट ऑफ फ्रीडम, जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की जो इंटरप्रिटेशन थी वो इसमें आके थोड़ी सी वाइडन की गई और ये कहा गया कि किसी की पर्सनल फ्रीडम, उसका वो अपने घर में कैसे कर रहा है, उसका डोमेस्टिक एक्टिविटीज कैसी हैं, उस पर सर्विलेंस रखना इज इन्वेजन टू पर्सनल लिबर्टी। यहां से हम देखते हैं आर्टिकल 21 का स्कोप थोड़ा वाइडन होना शुरू हुआ। इट हैज गॉन अवे विद द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि ए.के. गोपालन में नैरो स्कोप था आर्टिकल 21 का। यहां हम 64 में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया सतवंत सिंह केस। वी हैव मूव्ड अहेड आफ्टर 3 years। सतवंत सिंह के केस एंड मेनका गांधी केस, ये 2 केस थे जिसमें राइट टू गो अब्रॉड, इंपाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट, चैलेंज हुआ। हम सबसे पहले सतवंत सिंह की बात, सतवंत सिंह साहनी केस में इनका पासपोर्ट इंपाउंड हुआ। ही वॉज ए बिजनेसमैन, ही हैड चैलेंज दैट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर, और इन्होंने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे बिजनेस के पर्पज से अब्रॉड जाने की बार बार जरूरत पड़ती है और मेरा इंपाउंड करने का मतलब है कि आप मेरा राइट टू बिजनेस, राइट टू मूवमेंट
मेरा फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, मेरा बिजनेस, और साथ में मेरी लाइफ और लिबर्टी और मेरी लाइफ टू लिव विद डिग्निटी, वो सब कर्टेल हो जाती है। और आप, मेरा राइट टू गो अब्रॉड इज ए राइट अंडर पर्सनल लिबर्टी, दैट यू कैन नॉट स्टॉप ए पर्सन टू गो अब्रॉड, राइट। इसमें इन्होंने कहा कि देयर इज नो लॉ, देयर एग्जिस्ट नो लॉ जो इंपाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट की बात करें। ओके, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज admitted, accepted this plea and right to go abroad without any law, because article 21 में क्या था, except in accordance with law procedure established by law, तो यहाँ उस वक्त लॉ नहीं, उसको ये राइट मिला, राइट टू गो अब्रॉड विदाउट impounding of passport without any law was bad under article 21 and his petition was allowed, right। लेकिन मेनका गांधी केस तक आते आते इन्होंने एक पासपोर्ट एक्ट बनाया, एक रेगुलेशन पास हुआ, सेक्शन 10(3)(c), जिसमें लिखा कि अगर कोई चीज, अगर किसी का पासपोर्ट, किसी का बाहर जाना जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है तो हम उसका पासपोर्ट इम्पाउंड कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल 21 मैंने आपको पढ़ के सुनाया, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जब ये सतवंत सिंह का केस था उस वक्त देयर वाज नो लॉ टू जस्टिफाई वैलिडेट द इंपाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट फॉर दैट बिजनेस। मेनका गांधी के केस में एक रेगुलेशन आया, एक ऑर्डिनेंस आया जिसमें पासपोर्ट इंपाउंड किया गया, सेक्शन 10(3)(c) में। मेनका गांधी एक बहुत लैंडमार्क केस है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अदरवाइज टू वाइडन, दिस इज द बेस केस जिसने की आर्टिकल 21 को बहुत ज्यादा ब्रॉड स्कोप किया, जिसका स्कोप बहुत ब्रॉड हुआ। 3-4 क्वेश्चंस और 3-4 प्ली उठाए गए इसमें। पहली बात, ये जो सेक्शन है दिस इज बैड इन लॉ, जिसमें कि पासपोर्ट इंपाउंड किया गया फॉर जनरल पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक वर्ड इज वेरी बिग। दूसरा क्वेश्चन उठाया कि आपने जब मेरा पासपोर्ट इंपाउंड किया तो मुझे हियरिंग नहीं दी, नो हियरिंग वाज गिवन। और तीसरा वही कि मेरा राइट टू गो अब्रॉड है, यू कैन नॉट स्टॉप इट। यहां एक क्वेश्चन और बड़ा आया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया कि हम किसी को भी कंडम नहीं कर सकते उसे सुने बिना। उन्होंने एक और चीज डेवलप की, उन्होंने कहा कि अगर डिसीजन हो जाता है तो डिसीजन के बाद हियरिंग पोस्ट डिसीजनल भी दी जा सकती है। पोस्ट डिसीजनल, जो हमने डिसीजन ले लिया वो भी दी जा सकती है। पोस्ट डिसीजनल हियरिंग कैन बी गिवन। ओके, तो ये मेनका गांधी केस बहुत लैंडमार्क है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने एक बात और कही कि ये नो हियरिंग मींस इट इज वायलेटिव ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये थियरी भी बहुत ज्यादा डिस्कस हुई, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसके अंदर दो चीजें लाई गई। पहली बात, नोबडी शुड बी कंडेम्ड विदाउट हियरिंग, जो कि बेस है जुडिशियल सिस्टम का। खाली प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना जरूरी नहीं है, हियरिंग बहुत जरूरी है। किसी को कंडम करने से पहले उसकी हियरिंग जरूरी है, चाहे वो जुडिशियल साइड पर है और चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर है। तो पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऑडी आल्टम पार्टम, ऑडी आल्टम पार्टम
ये प्रिंसिपल, ये डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड हुआ कि आप बिना सुने किसी को भी कंडेम नहीं कर सकते. नोबडी कैन कंडेम, नोबडी कैन बी कंडेम्ड विदाउट हियरिंग. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी अगर आप लोगे, पासपोर्ट अथॉरिटीज भी अगर एक्शन लेंगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, चाहे जुडिशियल बॉडी है वो एक्शन लेंगी, तो वो बिना सुनवाई के कंडेम नहीं कर सकते. राइट. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्टिकल 21 को नई विंग्स देने के लिए, उसके स्कोप को बड़ा करने के लिए, और आफ्टर मेनका गांधी केस बेसिकली जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हटाकर आर्टिकल 21 में एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऐड किया गया था, वो बेसिकली इट हैज टर्न टुवर्ड्स दिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि खाली प्रोसेस जो है लॉ होना, प्रोसीजर होना, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि एडजुडिकेटरी बॉडी के लिए, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि आप कोई भी काम करो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो और चाहे वो जुडिशियल बॉडी हो, हर एक को हियरिंग तो देनी ही होगी. राइट. तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेनका गांधी केस तक आते आते, मेनका गांधी के केस से आर्टिकल 21 की जो स्कोप है वो इतनी वाइडन हो गई दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फ्रेज बेसिकली इंसर्टेड विद इन दी प्रीमाइसेस ऑफ आर्टिकल 21. राइट. कि खाली लॉ होना, प्रोसीजर होना और उसको एस्टेब्लिश कर देना, इतना ही काफी नहीं है. प्रोसेस चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या चाहे वो जुडिशियल हो, आपको ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. राइट. तो एक तरह से ये थियरी इसके अंदर गई और हमने देखा कि मेनका गांधी केस ने आर्टिकल 21 को बहुत विंग्स दे दी उड़ने के लिए, और ये कहा जाने लगा कि अगर आर्टिकल 21 ही अकेला हो जाए फंडामेंटल राइट में, तो भी सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स में कवर हो जाएंगे. इसके बाद हमने बहुत सारी लंबी यात्रा देखी आर्टिकल 21 की, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है. आप ये देखिए, फ्रांसिस कोरेला मुलिन में राइट टू लिव विद डिग्निटी, विद डिग्निटी, इसको किसी कारण से इसी की अपनी कम्युनिटी से बात करने को मना कर दिया गया, कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेटिंग विद योर ओन कम्युनिटी, डिग्निटी के साथ जीना, लिम्ब से बहुत आगे चल के लाइफ को अंडरस्टैंड करना, पर्सनल लिबर्टी की विंग्स को और बड़ा करना, जिसमें सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ लिम्स एंड बॉडी नहीं रह गया, बल्कि आपकी लाइफ जिन जिन चीज़ों से अफेक्ट होती है, राइट टू रीड द न्यूज़पेपर, डू योर वर्क विद डिग्निटी, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई. राइट टू हैव योर ओन फूड अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, सारी चीज़ों को उसमें डिस्कस किया गया. और इसने फिर से इस राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नए आयाम दिए, नए बेसिस प्रोवाइड किए, और ये बताया कि लाइफ का एक्चुअली मतलब क्या है. लाइफ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने शरीर के साथ जिए चले जाए. ओके. तो अब हम आगे देखते हैं पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अदर्स. इसमें आपने ईयर देखा है 1982, और ये हमारा 42nd अमेंडमेंट के बाद का है. 42nd अमेंडमेंट हम हर बार डिस्कस करते हैं बिकॉज दिस वाज द मोस्ट crucial amendment discussed for constitutional perspective at so many times. With this amendment आपने देखा कि दो वर्ड प्रियम्बल में जोड़े गए थे, सोशलिस्ट एंड सेकुलर. कैसा नेशन चाहिए हमें, वो हमारा था पहले सोवरन, उसके बाद था डेमोक्रेटिक, और उसके बाद था रिपब्लिक. तो इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में ये दो वर्ड ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से.
उसका जो इफेक्ट है 42nd अमेंडमेंट का, वो इस वाली जजमेंट पे भी नजर आता है। बाय दैट टाइम इंडियन नेशन was developing itself as socialistic country, social welfare country, welfare country. People's Union for Democratic Right and others में डिस्कस हुआ राइट टू मिनिमम वेजेज, wages to the laborers, workmen, employees, यानी कि आपको मिनिमम वेजेज मिलेगी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, योर बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ ए पर्सन, उसकी फूड और बेसिक एम्यूनिटीज की जरूरतें, ये लाइफ का पार्ट है। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी तो उसे, आपकी कंपनी सही चल रही है या गलत चल रही है, आपकी कंपनी में फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, से वर्कर का जो काम कर रहा है उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसको मिनिमम वेजेस तो प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। तो ये यहाँ पर लाइफ के अंदर इंक्लूड किया गया, बेसिक एम्यूनिटीज, मिनिमम वेजेस, और यहाँ इसको रिकॉग्नाइज किया गया इस वाले केस में कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि मिनिमम वेजेज फॉर द लेबर वर्कमैन, देयर वर्किंग, देयर बेसिक नीड, ह्यूमन नीड्स जो है, जो लाइफ के लिए जरूरी है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस वाले जजमेंट में हम देखते हैं कि हमारा ये वाला स्कोप जो यहाँ से ओपन हुआ था लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को समझने का, वो यहाँ पर आकर काफी बड़ा हो गया। इट हैज encompasses the rights of the laborers, rights of the workers, जो कम्युनिस्टिक अप्रोच के हिसाब से पार्टिसिपेशन, केयरिंग ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द लेबर्स में आता है, वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 में रिकॉग्नाइज किया गया। हम देखते हैं कि ओल्गा टेलिस केस, ओल्गा टेलिस केस में भी हमने एक नई चीज इसमें डिस्कस की, और ओल्गा टेलिस केस में यह किया गया कि और क्या क्या चीज राइट टू लाइफ में इंक्लूड होती हैं। इसमें राइट टू लाइवलीहुड, right to livelihood is a part of life, is a part of life। इस बात को देखा गया। आप ये देखेंगे कि ओल्गा टेलिस में पेमेंट डॉलर्स केस में भी, इसको पेमेंट डॉलर्स केस कहते हैं, इसको पेमेंट डॉलर केस कहते हैं। इसमें एक नया आयाम जुड़ा, नया हॉरिजन जुड़ा, नया वर्टिकल आया, जिसने राइट टू लाइवलीहुड को और राइट टू लाइवलीहुड को लाइफ का पार्ट में, राइट। हम आगे बहुत सारी जजमेंट्स में और आगे देखेंगे कि क्या क्या हुआ है। इसमें क्या हुआ था, जो पेमेंट डॉलर्स हैं, पेमेंट पर सोते हैं जो लोग, पेमेंट समझते हो, पटरियों पर सोने वाले लोग, पेमेंट में सोने वाले लोग, उनके राइट को डिस्कस किया। उनके जो पेमेंट पर वो लगाते हैं, सामान बेचते हैं, बहुत सारी जो उनकी पेमेंट डॉलर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उसको टेकअप किया गया था। और आप ये देखिए कि राइट टू लाइवलीहुड को इंक्लूड कर दिया गया राइट टू लाइफ में, आर्टिकल 21। तो ये जो जजमेंट्स हैं, इन्होंने आर्टिकल 21 को
रीडिफाइन किया, रीइंटरप्रेट किया, ब्रॉडन किया उसके स्कोप को, और लाइफ और लिबर्टी को नए आयाम दिए। और मेनका गांधी केस से तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो डाला हुआ था उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी बेसिकली रिकॉग्नाइज किया। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि ऑडियल्टम पार्टम कंडम करने से पहले सुनो, और रूल अगेंस्ट बायस, नो वन कैन बी ए जज फॉर इट्स ऑन कॉज। ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए भी इस बात को समझा गया है इंक्वायरी के टाइम पर कि कोई भी अपने ही केस का जज नहीं हो सकता। ये दो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी इसके अंदर आर्टिकल 21 में डिस्कस किए गए, आर्टिकल 21 का पार्ट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर नहीं किसी भी प्रोसीजर में अडॉप्ट किया जाता तो उसको भी कंडेम किया जाता अंडर आर्टिकल 21। ओके, तो प्रोसीजर को एक नया आयाम मिला। प्रोसीजर मतलब क्या है? प्रोसीजर शुड फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑल्सो, राइट। तो हम आज इन केसेज के साथ अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं, क्योंकि इसके आगे हम देखेंगे राइट टू डाई एंड राइट टू लाइफ। ये हम अपने पिछले लेक्चर में 6 जजमेंट्स के साथ आपको बता चुके हैं कि राइट टू डाई राइट टू लाइफ में इंक्लूडेड है। जब हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज की थ्योरी को देखते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में अगर ऐसा जरूरी हो, टर्मिनल डिजीज है, बहुत बुरी हालत है, जैसे कि अरुणा वेजिटेबल स्टेज में थी, तो इस टाइप की सिचुएशन में वहाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर थ्योरी आई, और हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई हैं। अपने नेक्स्ट फॉलोइंग लेक्चर में आर्टिकल 21 को ही लेकर चलेंगे हम। आप ये देखेंगे कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन, और राइट टू एजुकेशन, free education up to the age of 14 years, it has been inserted under article 20 as article 21 as article 21A। तो हम इस पूरी की पूरी यात्रा को पूरे के पूरे उसमें आर्टिकल 21 के लिए डिवोट करेंगे अपना एक और लेक्चर, और हम देखेंगे कि राइट टू लाइफ में क्या क्या इंक्लूडेड है। हम उसमें MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ, और वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, जिसने एनवायरमेंटल लॉ को डेवलप किया, हम उसको भी टेकअप करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो जो राइट टू लाइफ में इंक्लूड हो चुकी है, लिबर्टी में इंक्लूड हो चुकी है, वो सब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आपने देखा आज कि आर्टिकल 21 जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट का कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही बेसिक आर्टिकल है, बेसिक फंडामेंटल राइट है, वो किस तरह से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से ईयर वाइज ईयर टू फुलफिल इट्स विजन जो कि प्रीएम्बल में प्रोवाइडेड है, वो चेक किया गया, और किस ढंग से इस तरह की इंटरप्रिटेशन ने लेजिस्लेशंस को जन्म दिया, प्रोटेक्टिंग लेजिस्लेशंस, सोशल लेजिस्लेशंस, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को किसी तरह की कोई क्वेरी है तो वो हमसे जान सकते हैं। किसी को कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क। पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, हाँ, पोस्ट डिसीजनल हियरिंग मेनका गांधी केस में पोस्ट डिसीजनल हियरिंग की हम आपको बताते हैं। मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस में लेट अस सी मेनका गांधी केस। इसमें इनका क्वेरी था राइट टू हियरिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो चालू कर देना, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल हियरिंग, नेचुरल जस्टिस। इनका था कि नो वन कैन बी कंडेम्ड
without giving any hearing, right? विदाउट हियरिंग आप किसी को कंडेम नहीं कर सकते। मेनका गांधी का कि ये प्ली था कि आपने मेरा पासपोर्ट इम्पाउंड किया विद इन एनी प्रोविजंस ऑफ लॉ, in the interest of general public, you take this stand. But have you given me the hearing before rejecting, before impounding my passport, without touching, without giving me hearing for touching my right? And it was recognized by Honorable Supreme Court that without giving hearing, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है प्रोसीजर का, चाहे उस प्रोसीजर में प्रोवाइडेड है या नहीं है, क्योंकि उस प्रोसीजर में 10(3)(c) में ये नहीं था कि हियरिंग देके इम्पाउंड किया जाए। उन्होंने कहा इट इज ए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कि आप किसी को अगर कंडेम करते हो तो आपने उन्हें हियरिंग देना है। अब इम्पाउंडिंग ऑफ जो पासपोर्ट था वो ऑलरेडी डिसीजन लिया जा चुका था, डिसीजन वाज ऑलरेडी टेकन। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हियरिंग मीन्स प्री डिसीजनल हियरिंग इंक्लूड्स पोस्ट डिसीजनल हियरिंग, यानी जो आपका डिसीजन लिया गया था इम्पाउंडिंग ऑफ द पासपोर्ट, वो डिसीजन के बाद भी आपको हियरिंग दी जा सकती। जब आपने रिप्रेजेंटेशन किया तो आपको पोस्ट डिसीजनल हियरिंग दी जा सकती। तो दिस इज पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। तो ऑडी आइटम पार्टम इंक्लूड्स पोस्ट डिसीजनल हियरिंग आल्सो। क्लियर? नो, आर्टिकल 32 इज द ओनली आर्टिकल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड की गई है फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट। राइट, आपको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है पार्ट 3 में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, 30 तक। तो उन फंडामेंटल राइट को आप क्वेश्चन कैसे करो? तो आर्टिकल 32 पार्ट 3 में ही डाल कि आप कैसे जाओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है आपके पास उनको चैलेंज करने की, उनको क्वेश्चन करने की, वो है आर्टिकल 32 बाय वे ऑफ रिट। मैंने आपको बताया था कि 5 रिट होती है, 5 रिट्स जिनसे हम चैलेंज करते हैं फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट हुए तो। राइट, तो ये जो आर्टिकल 32 है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट अपने आप में इंक्लूड करता है अपनी इन्फोर्समेंट, और वो प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 13 से। यानी आप आर्टिकल 13 में अगर इस वाले आर्टिकल 32 को टच करते हो अमेंडमेंट से, तो ये आर्टिकल 13 में वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट माना जाएगा। पार्ट 3 का ही पार्ट है ये। और आप चैलेंज कैसे करोगे, अपने राइट को एक्सरसाइज कैसे करोगे, प्रोटेक्शन कैसे प्राप्त है आपको, बाय वे ऑफ रिट। तो ये जितने भी केसेज हैं वो बाय वे ऑफ रिट गए हैं फॉर चैलेंजिंग the orders, legislations, and for quashing them, for changing them, for the directions, because we have 5 writs: habeas corpus, certiorari, quo warranto, mandamus and prohibition. तो वी आस्क, प्रोहिबिशन के द्वारा हम कुछ मांगते हैं गवर्नमेंट को रोको ये करने से, मैंडामस में मानते हैं कि आप मैंडामस डायरेक्शन करो कि ऐसा नहीं करें वो, क्यों वारंटे में कहते हैं कि अथॉरिटी कैन बी आस्क्ड व्हाई यू हैव डन दिस, व्हाई यू हैव टेकन दिस डिसीजन, हैबियस कॉर्पस में टू प्रोड्यूस द बॉडी, अगर वो नहीं मिल रहा है, कोई बंदा गायब है। राइट, तो हम इस तरह से पांचों जो हमारी रिट है वो आर्टिकल 32 हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करती है टू इन्फोर्स योर फंडामेंटल राइट्स। ओके, यू मे कॉल इट, हम इसे जुडिशियल रिव्यू नहीं कह सकते, बिकॉज अभी मैंने बताया मेनका गांधी केस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी इतना डेवलप हुआ कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी बिना हियरिंग के कंडेम नहीं कर सकते। तो इट इज अवेलेबल, मेनका गांधी केस हैज मेड इट पॉसिबल फॉर एवरीथिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी अगर आपका कोई ऐसा ऑर्डर किया जाता है जो आपके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है तो यू कैन आस्क फॉर द हियरिंग। यहाँ ये खास कर दिया कि अब डिसीजन हो गया तो अब क्या करें, तो पोस्ट डिसीजन हियरिंग इज ऑल्सो पॉसिबल कि ठीक है आपको सुन लेते हैं, हो सकता है कि रिव्यू हो जाए ऑर्डर या कैंसिल ही हो जाए ऑर्डर आफ्टर हियरिंग। तो पोस्ट डिसीजन हियरिंग इज ए वेरी
good step and a being of body alter person. Judicial review is for the judicial body. Judicial review is a power given to the Honorable Supreme Court, Honorable High Court under Article 32. But through this judicial review, they scrutinize the legislations passed by legislative authority, the orders passed by the executive authority. But post-decisional hearing by administrative authority, may be departmental hearing, may be some other, जैसे पासपोर्ट इम्पाउंड हो गया उसके बाद पासपोर्ट अथॉरिटी उसकी सुनवाई करेगी. पासपोर्ट अथॉरिटी विल टेक इट्स डिसीजन ओनली आफ्टर गिविंग हियरिंग. अगर डिसीजन हो गया तो उसके बाद भी हियरिंग होगी. राइट, नाउ इट इज क्लियर. तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस ढंग से इंटरप्रेट किया है, किस ढंग से आपको क्लियर हुई है चीजें, किस तरह से वर्ड्स को मीनिंग दिए हैं, किस तरह से वर्ड्स को वाइडर किया है उनके स्कोप को, ये आज आपने देखा आर्टिकल 21 के इन जजमेंट्स के थ्रू. तो हम दोबारा मिलेंगे अगले लेक्चर में आर्टिकल 21 के फिर दोबारा से उन विंग्स को टच करने के लिए जिसमें राइट एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर कैसे इंक्लूड किया गया है वो आपको पता चलेगा. तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.